नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू झा। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में छात्रों का कहना है कि जो पकड़ा गया आरोपी है वो तो सिर्फ प्यादा है, असली मास्टरमाइंड आरोपी अभी भी आजाद घूम रहा है। छात्रों ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। सरकार ने जांच पूरी होने तक परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है, जिससे ईमानदारी से परीक्षा देने वाले छात्र मायूस हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले को अपनी सरकार के खिलाफ साजिश बताया है। ये तो थे बुलेटिन। अब बात करते हैं तमाम बड़ी खबरों की। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 129 एजेंडों पर मोहर लगाए। कर्मचारियों का डीए यानी 55 से 58% हुआ। छात्रों के लिए 3 अरब की छात्रवृत्ति स्वीकार की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर को बिहार के युवाओं से वर्चुअली संवाद किए। पीएम इस दौरान युवाओं को 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की सौगात दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि सूबे के सभी 534 प्रखंडों में सब्जी खोले जाएंगे। इससे सस्ती कीमत पर सब्जी भी मिल सकेगी और किसानों को उनकी उपज की उचित मूल्य भी मिलेगी। इन केंद्रों के खुलने से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। एशिया कप 2025 के फाइनल में ट्रॉफी विवाद पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चीफ, देश के गृह मंत्री और एशियन क्रिकेटर काउंसिल एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने फाइनल के बाद ऐसी हरकत की जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया को हैरान कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और खिलाड़ियों ने नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद नकवी की किरकिरी हर जगह होने लगी। अब इस पूरे विवाद के बाद नकवी ने आखिरकार भारत से माफी मांगी। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। राजद ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि बिहार में रोजगार और नौकरी केवल तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं। पार्टी ने साफ लिखा कि अगर चाहिए नौकरी रोजगार तो बनाइए तेजस्वी सरकार। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कपूत बताया है। मंगलवार 23 सितंबर 2025 को वो बेगूसराय के पत्रकारों से बात कर रहे थे। सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि कपूतों को मां आशीर्वाद नहीं देती। अगर वह आशीर्वाद देंगी तो जीवन भर सत्ता में नहीं आ सकेंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि बेरोजगारी और वोट चोरी में सीधा संबंध है। अब भारत को इन दोनों से मुक्त करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। राहुल ने बिहार के कुछ युवाओं पर लाठीचार्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेयर करने से संबंधित अलग अलग वीडियो एक्स पर साझा करते हुए कहा कि देश का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं है बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने दक्षिण और पूर्व एशिया में नेताओं के खिलाफ जनता के बढ़ते विरोध का हवाला देते हुए वंशवादी राजनीति पर सवाल उठाए। बीजेपी ने उनके बयान को राहुल गांधी पर अप्रत्याशित हमला बताया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 5100 करोड़ से ज्यादा की महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन समारोह इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित किया गया था। पीएम ने सियोमी जिले में 2 बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट और तवांग में एक कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी। पीएम ने पूर्वोत्तर राज्य के लिए कहा कि ये हमारी अष्टलक्ष्मी है। रांची के इरवा स्थित प्लास्टिक निर्माण फैक्ट्री में शुक्रवार को भीषण आग लग गया। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। फिलहाल किसी की हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका। प्रशासन ने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। नुकसान का आकलन आग बुझाने के बाद किया जाए। हरियाणा में हाल ही में बाढ़ और बारिश से किसानों की फसलें बड़े पैमाने पर बर्बाद होने के मामले में आम आदमी पार्टी एएपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ठाकरे ने बुधवार को सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 20 लाख एकड़ फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इस गंभीर समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं दिखा रही। अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया कि अगर पंजाब सरकार किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपए का मुआवजा दे सकती है तो हरियाणा सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री किसानों से संवाद नहीं कर रहे और केवल दफ्तरों और बैठकों में ही निर्णय ले रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में NH-23 पर बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने शव रखकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम हटवाया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा।
झारखंड के रामगढ़ जिले के कुज्जू थाना क्षेत्र में एक निजी स्टील और पावर प्लांट में आग लगने से 50 वर्षीय नेटलाल ठाकुर की मौत हो गई और 4 अन्य मजदूर घायल हो गए, जिनमें से एक गंभीर। हादसा किल्लन चार्जिंग के दौरान बैकफायर के कारण। स्थानीय लोगों ने मृतकों मजदूरों के परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर प्लांट गेट के बाहर प्रदर्शन। झारखंड के देवघर से HDFC बैंक से करीब 2 करोड़ से अधिक का सोना और कैश लूटने की खबर सामने आई है। लूट की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 3 बाइक पर सवार होकर 6-7 बदमाश आए और ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों को बंदी बना लिया। मारपीट और बंदूक की नोक पर तिजोरी तोड़कर कैश और सोना लेकर फरार हो गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि लोगों को अब इलाज के लिए जेब से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सरकार और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 2000 से अधिक बीमारियां और सर्जरी का इलाज अब मुफ्त में और कैशलेस होगा। सेहत कार्ड के लिए केवल आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। इसके अलावा कोई और दस्तावेज आवश्यक नहीं। मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत 10 लाख तक के मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा औपचारिक तौर पर शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कैंपों में सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें दिखने को मिल रही। जयपुर के हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल से बीती रात 2 कैदी फरार हो गए। कैदियों ने खिड़की की जाली काट दी थी। इसके बाद 5 दरवाजों को पार किया और जेल से बाहर निकल गए। हैरत की बात यह है कि इस पूरी घटना के दौरान जेल कर्मी सो, जिससे जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़ा का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। SI भर्ती, PTI भर्ती के बाद अब डाक विभाग में फर्जीवाड़ा का बड़ा खुलासा। शहर के अरावली बिहार थाना पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनाकर डाक विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर गड़बड़ी करने वालों को 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। इसमें एक नौकरी के लिए आवेदन करने वाला युवक है, जबकि दूसरा उसको फर्जी मार्कशीट लाकर देने वाला युवक शामिल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM से छेड़छाड़ के आरोप और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू के अध्यक्ष पद के चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में इस्तेमाल की गई EVM और पर्चियों के साथ संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए। देश भर में नवरात्रि की धूम है। मंदिरों और पंडालों में मां के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेहर जिला प्रशासन ने 52 शक्तिपीठों में से एक त्रिकुट पर्वत पर विराजी मां शारदा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक की मध्य रात्रि तक मांस, अंडे और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। नवरात्रि के गरबा महोत्सव पर हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची आर्या ने उन्होंने भी HP की नॉन हिंदू की एंटी एडवाइजरी का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि गरबा में मुस्लिम युवक छेड़छाड़ करते हैं। साध्वी ने जनसंख्या वृद्धि को आइटम बम बताया, ज्यादा बच्चों वालों से वोट का अधिकार छीनने और डेनमार्क जैसी सख्त जनसंख्या कानून की मांग की है। राजधानी भोपाल में गरबा को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक बिना ID प्रूफ यानी पहचान पत्र के किसी को भी गरबा पंडाल में एंट्री नहीं दी जाएगी। दुर्गा उत्सव पर्व 2025 के दौरान भोपाल जिले के तमाम स्थानों पर आयोजित होने गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए यह आदेश है। उत्तर प्रदेश में जातीय रैलियों और सार्वजनिक तौर पर जातिगत प्रदर्शन। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने रोक लगा दी। पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा की तैयारी कर रहे राजनीतिक दलों के लिए ये बड़ा झटका है। अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर जैसे नेताओं की राजनीतिक बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है। आजम खान की रिहाई के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए। इस मौके पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोला कि समाजवादी पार्टी बहुत खुश है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो आजम खान पर लगे सारे केस हटाए और सभी झूठे केस हम खत्म करेंगे। और 27 सितंबर को होने वाले दौरे के दौरान अमित शाह 3 जिलों में यानी अररिया, सारण और वैशाली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इन आसपास के जिलों से भी पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। अमित शाह इन बैठकों के जरिए चुनावी तैयारियों और रणनीति को और धार देने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देश और दुनिया की बड़ी खबरें जान लेते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य के 75 लाख महिलाओं के खाते में 26 सितंबर को 10-10 हजार रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महिलाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सोमवार को यह जानकारी दी।
कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 100 सीटों पर तैयारी तेज कर दी है। पार्टी का लक्ष्य इंडिया गठबंधन में सीटों के प्रभावी बंटवारे के साथ सत्तारूढ़ एनडीए को कड़ी चुनौती देना है। कांग्रेस ने कहा कि वह सहयोगियों के लिए अपनी कुछ सीटें को भी छोड़ने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा अपनाए गए कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो वह चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगा। एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति जय माल्या बागची के पीठ ने कहा कि यह मानकर चला जा रहा है कि संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के संचालन में कानून और निर्वाचन नियमों का पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि निर्वाचन आयोग ईसीआई द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैध पाई जाती है तो वह चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देगा। एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची के पीठ ने कहा कि यह मानकर चला जा रहा है कि संवैधानिक प्राधिकरण होने के नाते निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के संचालन में कानून और निर्वाचन नियमों का पालन किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर कोई आंशिक राय देने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि उसका अंतिम फैसला पूरे भारत में प्रभावी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में एसआईआर की वैधता पर अंतिम बहस सुनने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। बिहार में आने वाले कुछ हफ्तों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। चुनाव आयोग की ओर से अभी तक तारीख ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि मतदान के तारीखों के ऐलान से पहले नई गाइडलाइंस जारी की गई है। आयोग बिहार से एक नई प्रयोग की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत ईवीएम ब्लैक पेपर में अब उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी।